चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और कल का हम लोग का थोड़ा सा क्लास डिस्टरबेंस वाला रहा था नेट प्रॉब्लम के कारण। कल हम लोगों ने दो चीजें देखा था। एक स्नेल स्नेल का रूल जो था, रिफ्रैक्शन के लिए जो स्नेल का रूल दिया था, सेकेंड लॉ जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। वो रिफ्रैक्शन के कारण होने वाला उसका सेकेंड रूल जो था, वो स्नेल रूल को हम लोगों ने दूसरे फॉर्म में देखा था बाबू, जिसको हम लोगों ने कहा था सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, है ना। उसके बाद हम लोगों ने बाबू कल हम लोग की पढ़ाई बाबू यहाँ से शुरू हुई थी। कल ये हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्नेल्स रूल। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्नेल्स रूल। ये हमने देखा था बाबू कि यह कोई सरफेस हो गया मीडियम को अलग करने वाला, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है ना। यहाँ पर जो है दो अलग अलग सेपरेट सेपरेट मीडियम्स हैं। रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये वाला हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल की ओर बेंड हुआ था, इसका मतलब नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम था और ऊपर वाला मीडियम रेयर मीडियम था। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। फिर हमने कहा था कि अब यहाँ दूसरा मीडियम रिफ्लेक्शन करा है तो N21, हमने कल भी बताया था बाबू आपको, यहाँ पर थोड़ा सा ये ये यहाँ पे गलत हो गया था। ये N2/N1 था, यहाँ भी N2/N1 था, है ना। ये थोड़ा सा बस एक स्लाइड में मिस्टेक हो गया है बाबू, N2/N1, है ना। और तब हम लोग का ये जो फाइनल रूल आया था, N1 sin I इज इक्वल टू N1 sin R। फिर हमने कहा था स्मॉलर एंगल्स के लिए तो N1 I इज इक्वल टू N1 R। ये हम लोगों ने कल देखा था। उसके बाद हमारा अगला स्लाइड हम लोगों ने कल और बात पढ़ा था, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में अंतर। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में सॉरी संबंध, रिलेशन, है ना। ये एक बर्तन था, बर्तन के ये इस लेवल तक पानी उसमें भरा गया था। पॉइंट ए से एक रे हम लोग लेके चले थे बाबू सीधे जो पानी के सरफेस पर परपेंडिकुलरली आ रहा था, तो वो सीधे निकल गया था। दूसरा रे ये था एपी, जो ऐसे जाता, लेकिन चूंकि यहाँ के बाद यह हवा में जाने वाला है, हवा में जाने वाला है, इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए हमने नॉर्मल खींच दिया था, और पानी से हवा में गया था, पानी से हवा में गया था, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया था, तो ये अपने नॉर्मल से दूर हट गया था। ये वाला पीएस हमारा हो गया था रिफ्रैक्टेड रे बाबू। इस रिफ्रैक्टेड रे को हमने पीछे बढ़ाया, तो ये आके यहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है ए से थोड़ा सा ऊपर, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो रहा है ए डैश पे, इसका मतलब कि ए का इमेज बना ए डैश पे। फिर हमने कहा था कि बॉटम का एक वो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया ए, और इस एक पॉइंट का इमेज हमने देखा कि थोड़ा सा ऊपर बना हुआ था। ठीक उसी तरीके से बाबू इस बॉटम के सारे पॉइंट्स के साथ यह फेनोमेना होगा, तो ये बॉटम हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, मतलब बर्तन वास्तव में यहाँ देखा जाएगा, जो बर्तन की पेंदी है यहाँ पे वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब बर्तन की गहराई हमें कम लगेगी। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला रे जो है इंसिडेंट रे था, ये हो गया हमारा नॉर्मल, इसके बीच का रे हो गया एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर देखा जाए बाबू तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों पैरेलल लाइंस को एक ये इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, तो उस हिसाब से यहाँ वाला एंगल जो है इस आई के इक्वल होगा। देखिए ये आई के इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। फिर अगली बार में हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ढूंढा बाबू, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर वही बात, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, और ये एक लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है बाबू। दोनों को इंटरसेक्ट करने के बाद ये और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण।
ठीक है। इसमें हमने कहा बताया था आपको कि ये हो गया हमारा रियल डेप्थ और ये हो गया हमारा अपीयरेंट डेप्थ। इन दोनों में रिलेशनशिप हम लोग ये हमने इसी बात को लैंग्वेज में समझाया था, लैंग्वेज के यूज कम किए थे और इसको हम लोगों ने एक फॉर्मूला डराइव किया था, एन डब्ल्यू इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। ठीक है, इतनी बातें हम लोग कल पढ़े हुए थे। ठीक है, अब अब हम बढ़ते हैं बाबू आज इसके आगे। आज का हमारा पहला टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कांच की आयताकार पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन। और साथ में एक और छोटा सा टर्म हमने यूज किया है बाबू, लैटरल शिफ्ट, पार्श्विक विस्थापन। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बड़ा मजेदार टॉपिक है बाबू, देखा जाए। ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक कांच का टुकड़ा है जो आयताकार आकार का है ना। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया, है ना। ये देखिए एबीसीडी हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गया और एक रे आ रहा है पी क्यू, एक रे आ रहा है पी क्यू। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, एबीसीडी जो ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये अपना चुपचाप सीधे बाहर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर तो ग्लास स्लैब है बाबू, ग्लास स्लैब है तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और इनफैक्ट पहले लाइट एयर में चल रहा था, अब उसके बाद यह लाइट जो है इंटर करेगा किसमें, ग्लास में। लाइट इंटर करेगा ग्लास में, है ना। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आ रहा है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो वो अपने नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। तो आइए हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल खींच दिया बाबू, इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल खींच दिया N1 N1 डैश। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा, ये लाइट जो है ना यहाँ ऐसे ना जाके थोड़ा सा और अंदर बेंड होगा नॉर्मल की तरफ। ये देखिए ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे नया वाला, है ना। इस रिफ्रैक्टेड रे नया वाला हो गया। इसके बाद फिर यहाँ से जब बाहर निकलेगा ना बाबू, तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो ग्लास से एयर में जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। तो ग्लास से एयर में जाएगा मतलब डेंसर से रेयर मीडियम, तो यह जो है अपने नॉर्मल से दूर हट जाएगा। और ये जो रे था पी क्यू, इसका एक बार इंटर करते समय रिफ्रैक्शन हुआ तो हो गया क्यू आर, और फिर बाहर निकलते समय रिफ्रैक्शन हो गया तो हो गया आर एस। बाबू मैं 2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं, अभी हमने फिर से पहले समझ लिया जाए। एक लाइट आया है पी क्यू, अगर ये लाइट ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो यह लाइट सीधे ऐसे, ये लाइट सीधे ऐसे आगे निकल जाता, लेकिन ग्लास स्लैब है तो एक बार यहाँ इंटर कर रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। चूंकि हवा से कांच में आया है, एयर से ग्लास में आया है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया है, तो ये ऐसे न जाके अपने नॉर्मल से थोड़ा सा बेंड हो गया। फिर ये बाबू सीधे ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे बाहर निकलता है। लेकिन चूंकि ग्लास से बाहर, ग्लास से इसको एयर में निकलना है, मतलब डेंसर से रेयर में, तो यह अपने नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट गया। ये आर एस जो हो गया वो फाइनल जो बाहर निकलने वाली किरण हो गई, ये हो गई जिसको हम लोग कहते हैं निर्गत किरण, या फिर इसको हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे, और ये हमारा कहलाता है इंसिडेंट रे। बाबू इसमें यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड राइज कीजिए, अदरवाइज मैसेज में लिखिए नो प्रॉब्लम। जो डायग्राम अभी हम लोगों ने समझा, इतने में यदि किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड राइज कीजिए, अदरवाइज मैसेज में लिखिए नो प्रॉब्लम। प्रतीक बाबू हैंड रेज किए हैं, बोलिए प्रतीक, क्या समस्या है। सर जो N2 है, N2 डैश, वो हाँ, इमेजिनरी है क्या? ये N1 और N1 ये नॉर्मल हमने खींचा है बाबू। क्योंकि हम लोग तो यही जानते हैं ना कि नॉर्मल के दूर जाएगा चाहे नॉर्मल की ओर बेंड होगा। तो इसके लिए हमें नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। तो नॉर्मल का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन हमने खींच दिया है। एक्चुअल लाइट ये है, पी से क्यू तक आया, फिर क्यू से आर तक गया, फिर आर से एस तक चला गया। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो यह लाइट सीधे ऐसे निकल जाता। क्लियर है। यस। चलिए, अब और लोग हैंड रेज किए थे बाबू।
चलिए अब लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। आगे थोड़ा सा और बातें हैं डायग्राम में, इस बात को देखा जाए, ये देखा जाए बाबू, इसी बात को जो अभी हम लोगों ने समझा उसी को हम लोगों ने लिखा है। अब एक और बात देखा जाए बाबू, ये अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो यह लाइट जो है ना ये ऐसे निकल गया है सीधे, अगर नहीं होता तो, लेकिन ग्लास स्लैब है तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये वाला हमारा फाइनल इमर्जेंट रे है। ये फाइनल इमर्जेंट रे जो होता है ना, वो फाइनल इमर्जेंट रे जो होता है, इसको हमने फाइनल इमर्जेंट रे कहा है। तो ये हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ये दोनों आपस में पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। हमने क्या बोला बाबू, यहाँ देखिए हमने लिखा है द फाइनल इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, है ना। निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा के समानांतर होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एगो नया टर्म हमने यूज किया है, निर्गत किरण, इमर्जेंट रे माने ग्लास से जो बाहर निकलने वाला, निर्गत का मतलब निकलने वाला, है ना। तो ये हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं, एक खास बात जो यहाँ पे याद रखना है। फिर हमने कहा है कि ये हो गया हमारा इमर्जेंट रे, आर एस हो गया हमारा इमर्जेंट रे, और ऊपर ब्लू कलर में इंसिडेंट रे है। इन दोनों रेज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा बाबू, कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोगों ने नाम दिया है लैटरल शिफ्ट, हमारे टॉपिक में भी था लैटरल शिफ्ट। यहाँ देखिए बाबू, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो 2 बातें यहाँ पर खास, डायग्राम को समझने के बाद 2 बातें हम लोग को खास तौर पे याद रखने वाली हो गई। क्या? एक तो ये बात हो गई बाबू कि इमर्जेंट रे जो होता है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाता है, और दूसरी ये बात होती है बाबू कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के डायरेक्शंस के बीच, सॉरी, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो सीधा डिस्टेंस आप नापिएगा, उस डिस्टेंस को हम लोग लैटरल शिफ्ट कहेंगे, है ना। वैसे ये वाला डायग्राम यदि आपको याद है तो क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। यहाँ तक की बातें हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हुए थे। आज जो क्लास 12th में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं, इस क्लास 12th के डिस्कशन की एक खास बात है कि इसमें हम लोग लैटरल शिफ्ट का वैल्यू फॉर्मूला डिस्क्राइब करने चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायग्राम में कुछ और बातें बढ़ रही हैं बाबू, डायग्राम पे फिर ध्यान देना है। ये देखा जाए बाबू, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। स्नेहा बोलिए, स्नेहा क्या प्रॉब्लम है? सर जो बोला सर, ये जो बोल रहे हैं आप, ये लेटरल शिफ्ट, ये सर 11th में जो था पैरेलल शिफ्टिंग उसी की तरह है क्या सर? 11th में पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर का होता था। हाँ यस सर, उसी की तरह है क्या ये? लगभग माना जा सकता है उसी की तरह। ठीक हो गया। चलिए बाबू, तो अब यहाँ समझने वाली बात है, हम फिर से आते हैं कहाँ पे। हाँ, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको अच्छे से पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फिर देखिए बाबू, अगली बार में यहाँ देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया। अब एक खास बात देखिए, ये और ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन, और ये रेड वाला लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। जब रेड वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा। तो बाबू जब यहाँ आई और आर का पेयर है तो यहाँ भी आई और आर का पेयर है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ। ये चारों एंगल डिसाइड करने के बाद यहाँ ये ब्लू और रेड वाल के बीच में जो एंगल है वो भी हमने डिसाइड कर दिया बाबू, आ गया आई माइनस आर, ठीक है। सालू गुप्ता बोलिए क्या समस्या है? सर थोड़ी देर के लिए मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से एक बार बता दीजिए ना सर। पूरा डायग्राम? नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ठीक ठीक है बेटा। ये हमने देखा, अब माउस कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ABCD एक रे, सॉरी एक ग्लास स्लैब हो गया, है ना। एक रे आ रहा था PQ। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो यह रे चला जाता सीधे ऐसे बाहर की ओर, लेकिन ग्लास स्लैब है
तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा कैसे, यहाँ एयर से ग्लास में, मतलब रेयर से डेंसर में जा रहा, तो ये अपना नॉर्मल की ओर बेंड होके या रेड कलर से रिफ्रैक्टेड रे हो गया। फिर यहाँ बाहर निकलेगा तो एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, है ना। और दोनों बार रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए हमने दोनों जगह नॉर्मल्स को ड्रॉ कर दिया है। ये हो गया दूसरी बार रिफ्रैक्शन के बाद जो रे बाहर निकल रहा है, इसको हमने कहा था फाइनल इमर्जेंट रे। और हमने कहा था खास बात, यह फाइनल इमर्जेंट रे और ये फाइनल इमर्जेंट रे ऑलवेज पैरेलल टू पैरेलल इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे हो गया और ये इमर्जेंट रे हो गया, ये पैरेलल होते हैं। और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोगों ने नाम दिया है लैटरल शिफ्ट, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला हमारा एंगल हो गया, ये वाला हमारा एंगल हो गया बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर हमने कहा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं बाबू। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ आई और आर का पेयर है तो यहाँ भी आई और आर का पेयर हो जाएगा, मतलब फाइनल। इसको एंगल ऑफ इमरजेंस ई से भी डिनोट कर सकते थे, ठीक ना, लेकिन ये ई हमारा आई के बराबर हो गया। ठीक है। इसके बाद अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, फिगर पे आपको ध्यान देते रहना है बाबू। पहले हम ये सारे ड्राइंग को डिलीट कर लें, आगे देखते हैं बाबू क्या दिख रहा है आपको। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच की हमने बात करी थी बाबू, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोगों ने कहा है लैटरल शिफ्ट, डी से डिनोट किया है हमने। इसी डी को हमें अब निकालना है, ठीक ना। ये जहां आके यहाँ से हमने आर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है एम पर, तभी नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होगा। तो आर से एम तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोगों ने लैटरल शिफ्ट नाम दे दिया। साथ ही यहाँ बाबू हमने टी दिखा दिया, टी का मतलब ये ग्लास स्लैब की मोटाई हो गई, ये ग्लास स्लैब की मोटाई हो गई। ठीक है। अब आगे आते हैं बाबू आपके सामने। अब देखिए खूब अच्छा डेरिवेशन है, अब डेरिवेशन को समझने का प्रयास करना है, ठीक ना। डेरिवेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल N1 डैश QR। यहाँ देखिए बाबू N1 डैश QR, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में यहाँ पर है बाबू 90 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्ज और ये हो गया आपका बेस। क्योंकि एंगल यहाँ बना हुआ है आर, हमने निकाला है कॉस आर। कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बेस। बेस हो गया आपका QN1 डैश, देखिए QN1 डैश अब बट्टा हाइपोटेन्ज, हाइपोटेन्ज हो गया बाबू QR, QN1 डैश बाई QR। ओके। अब एक बात समझना, ये QN1 डैश आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना बाबू, ये जो QN1 डैश ये वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन इसके बराबर हो, मतलब T के बराबर है। तो QN1 डैश के जगह पे अगली बार में हमने क्या लिख दिया बाबू, T लिख दिया। तो cos R बराबर T बटा QR, और तब हमने QR, ये QR जो इधर डिवाइड में है वो उधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो QR बराबर T बटा cos R हो गया। ठीक है। बोलिए सुप्रिया क्या समस्या है। सर ये CD के बराबर क्यों हो गया? किसकी तरह? आप बोले ना सर कि QN1 हो गया T, तो ये कैसे हो सकता है सर? N1 डैश Q और ये CD इक्वल होगा कैसे? फिगर आपके सामने एगो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, एगो आयत दिखाई दे रहा है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं क्या? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से हमने इस पहले ट्रायंगल में से QR का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है। अब फिर दूसरा ट्रायंगल देखना है बाबू, RMQ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया आपका RMQ, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया बाबू, है ना। इस ट्रायंगल में देखिएगा बाबू, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, इसको खींच के हमने यहाँ दिखाया है I माइनस R, और इस एंगल के सामने वाला साइड यही ना D हमको निकालना है, जिसको हम लोगों ने लैटरल शिफ्ट कहा था, ये D निकालना है। मतलब थीटा के सामने वाला साइड आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर निकालना है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने QR का वैल्यू निकाला है, ये अभी थोड़ी देर पहले QR का वैल्यू निकाला है। आपको याद होगा फिर से एक बार बाबू, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था,
यहाँ पे आपने क्या किया है बाबू, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो परपेंडिकुलर के सामने क्यू आर आ रहा है, मतलब हाइपोटेन्स पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्स पता है। तो इस ट्रायंगल में हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन थीटा। थीटा यहाँ पे कितना था, आई माइनस आर, ठीक है। साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर मतलब आर एम अब बटा हाइपोटेन्स मतलब क्यू आर, ठीक है। अभी क्यू आर का वैल्यू हमने ऊपर लिखा था बाबू टी बाई कॉस आर, तो क्यू आर के जगह पे हमने लिख दिया टी बाई कॉस आर। अब चले जाएगा इधर, ये जो भी इधर डिवाइड में है बाबू, जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये डी बराबर आ गया साइन आई माइनस आर बटा कॉस आर इंटू टी। ये हो गया लैटरल शिफ्ट निकालने के लिए फॉर्मूला। अब आप हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। यदि आपको इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके हैंड रेज का इंतजार कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिया रानी का हैंड रेज आ गया, रिया रानी से पूछा जाए क्या प्रॉब्लम है। रिया बोलिए, रिया बोलिए। सर आर एम क्यू के बाद बताइए ना। आर एम क्यू के बाद बता देते हैं। चलिए यहाँ देखा जाए बाबू, आर एम क्यू ये वाला ट्रायंगल था, सॉरी इसको पहले हटा दिया जाए। हाँ आर एम क्यू, तो आर एम क्यू में हमको ये हमारा तो प्रारंभिक से ही यही बात था कि ये डी निकालना है हमको, लेटरल शिफ्ट निकालना है। तो ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला एंगल, पहले हम सारे चीजों को फिर से डिलीट कर दें। इसमें हमको ये वाला निकालना था, और देखिए बाबू ये वाला एंगल आपको पता है कितना, आई माइनस आर, यहाँ पे लिखा हुआ है आई माइनस आर, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले क्यू आर निकाला है आपने, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा दिए साइन थीटा का, साइन एंगल है आई माइनस आर, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, आर एम हो गया परपेंडिकुलर, और यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है बाबू। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्यू आर हो गया हाइपोटेन्स, और क्यू आर का वैल्यू अभी देखिए ऊपर वाले लाइन में आपने निकाला था क्या, तो टी बटा कॉस आर। तो यहाँ क्यू आर का वैल्यू हमने लिख दिया टी बटा कॉस आर, टी बटा कॉस आर लिख दिया। अब फिर ये गया मल्टीप्लाई कर दिया, डी को इधर रख दिया, बाकी उधर मल्टीप्लाई, तो टी चला जाएगा ऊपर, कॉस आर नीचे, तो साइन आई माइनस आर बटा कॉस आर इंटू टी। ये निकल गया आपका लैटरल शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला। और किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, हैंड रेज कीजिए। चलिए आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है अब, अदरवाइज हैंड रेज अब तक आ चुका होता। हम आगे बढ़ते हैं बाबू। इसके आगे बाबू बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, नाम देखिए कितना अच्छा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमको याद है कि किसी दिन क्लास में आप ही में से किसी ने हमसे पूछा था कि सर सनरेज और सनसेट की बात की जाती है, तो आज वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बाबू, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, हमको कुछ इसमें नया नहीं पढ़ना है बाबू, इसमें हम लोगों को कुछ नया नहीं पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन के बारे में, है ना। हम लोगों को रिफ्रैक्शन तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड बदलता है, और स्पीड बदलने के कारण जो है उसका रास्ता भी बदल जाता है। इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना, इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस बार रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर से ही होगा। रिफ्रैक्शन अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तब रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन अभी हमने ये कह दिया कि मीडियम एक गो है, कौन, एयर, एटमॉस्फेयर हमारा, उसी एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होगा। ये कैसे होगा, तो इस बात के लिए बाबू आपको एक बात पता है, बचपन में 6th 7th 8th या 9th क्लास में हम लोग एसएसटी भी पढ़ा करते थे। एसएसटी में एक सब्जेक्ट आता था ज्योग्राफी, है ना। उस ज्योग्राफी में हम लोगों ने अपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा है।
हालांकि इन्वायरमेंटल स्टडी में भी हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा है, बहुत ज्यादा बात हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं अपने एटमॉस्फेयर के बारे में कि हम लोग जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाते हैं बाबू, जमीन से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर जो है घटते चल जाता है, घटते चल जाता है, और करते 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 एक वो समय आता है कि हम एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगे, एयर ही नहीं है। तो अगर मान लेते हैं बाबू कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो सबसे ज्यादा एयर यहाँ होगा, है ना। ये ऐसे समझिए बाबू, इसको एक सांकेतिक रूप में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। ये अगर हमारा यहाँ से लेके ये जमीन का सतह हो गया, ये हमारे आउटर एटमॉस्फेयर का सरफेस हो गया। अगर ये देखिए ये हमारा एयर का पार्टिकल है जो है जमीन के पास एकदम नजदीक नजदीक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना तो ये पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कम हो गया है एयर। और ऊपर जाएंगे तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो पार्टिकल्स के मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एयर कम होते जाता है, जिसके कारण अब इस जगह पे और इस जगह पे आप एयर की अगर तुलना करोगे ना तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो एयर है वो कैसा है, तो डेंसर है, यहाँ का एयर डेंसर है, और जबकि यहाँ के एयर को आप कहिएगा कि रेयरर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पार्टिकल्स नजदीक नजदीक है। अब यहाँ पे समझना है बाबू, हम तो बात कर रहे हैं यहाँ हवा पानी हवा कांच तो है नहीं, केवल अपने एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, केवल अपने वायुमंडल की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन वायुमंडल में ही हमको दिखाई दे रहा है कि अगर ऊपर से लाइट आ रहा है तो रेयरर से डेंसर आएगा, रेयरर से डेंसर आएगा, है ना। हर बार रेयरर से डेंसर आएगा तो रिफ्रैक्शन होगा। इस तरह हमारे एटमॉस्फेयर के भीतर ही रिफ्रैक्शन हो जाता है। इस रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाबू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाबू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वैसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाबू यहाँ देखिए हमने लिख रखा है वायुमंडल की अलग अलग परतों से प्रकाश के संचरण के कारण होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय। यहाँ बाबू वो कंसेप्ट नहीं है कि पानी से शीशा में गया है, हवा से पानी में गया है, हवा से शीशा में गया है। यहाँ जो भी रिफ्रैक्शन हो रहा है वो एटमॉस्फेयर से ही हो रहा है। 2 मिनट के लिए वेट करते हैं बाबू, आपके हैंड रेज का अगर कोई प्रॉब्लम है तो। इसराइल हुसैन बोलिए बाबू। सर जैसे पार्टिकल्स होते हैं जो, अगर सर वायु हो तो एयर जो पार्टिकल से लाइट टकरा के फैलते हैं, तो निर्वात में ऐसे कोई कंडीशन होता है क्या लाइट के साथ? ना ना ना, निर्वात में नहीं फैलता है। ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम है? चलिए अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के हम एग्जांपल्स देखते हैं बाबा, है ना। बड़ा मजेदार एग्जांपल्स है। पहला एग्जांपल है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस्ड का मतलब होता है समय से पहले, सनराइज समय से पहले हो गया, समय से पहले, और डिलेड सनसेट, डिलेड का मतलब समय से बाद में, देर से। तो पहले सूर्योदय हो जाता है और बाद में सूर्यास्त होता है। कैसे, इस बात को इस डायग्राम में हमने समझाने का प्रयास किया है ना। ये देखा जाए बाबू, ये पृथ्वी का सरफेस हो गया, है ना। ये वाला आपका पृथ्वी का सरफेस हो गया, ठीक है। पृथ्वी का सतह गोल है, और ये अभी हमने जो बात करी थी अलग अलग लेयर्स, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, ऐसे अलग अलग लेयर्स है हमारे एटमॉस्फेयर के, और इसके ऊपर ये जो है वैक्यूम है, ठीक है। अब देखिए, अब एक्चुअली एक बात समझना है, हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, हमारा अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर जगह पर खड़े होकर के दूर दूर तक अगर देखते हैं तो हमें अपना अर्थ बिल्कुल ऐसे फ्लैट दिखाई देता है, समतल दिखाई देता है। ये देखिए वो काल्पनिक लाइन है बाबू जो हमें दिखाई देता है। वैसे अर्थ गोला होता है, लेकिन हम कहीं भी खड़े होकर दूर दूर तक देखते हैं तो हमारा पृथ्वी का सतह जो है समतल दिखाई देता है। इस समतल को हम लोगों ने नाम दिया है बाबू होरिजॉन,
इस समतल को हमने नाम क्या दिया है बाबू? होरिजॉन, है ना। अब अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर सन पहुंच गया, इसके ऊपर मान लीजिए सन यहाँ आ गया तो सूर्योदय हो गया है, और अगर यहाँ है तो सूर्योदय नहीं हुआ है। अब फिर से समझना है बाबू। अब ये देखिए, ये है हमारा सन का एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, है ना। यहाँ से ये कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है मतलब हमको जो अपने काल्पनिक जमीन का सतह समतल दिखाई देता है उस सतह के नीचे है, मतलब सूर्य अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्योदय नहीं हुआ है। लेकिन अब देखिए इस सन से चलने वाले लाइट के साथ क्या हो रहा है। इस सन से चलने वाला लाइट चला बाबू, चला 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 चला, देखिए यहाँ पहुंचा, और जब यहाँ पहुंचा ना तो अभी देखिएगा इसके पहले यह वैक्यूम में चल रहा है और अब आ गया एयर में। तो वैक्यूम और एयर का कंपैरिजन करेंगे तो वैक्यूम हो गया रेयर मीडियम, एयर हो गया डेंसर मीडियम। तो लाइट यहाँ रेयर से डेंसर जाएगा तो अब ये सीधा ऐसे नहीं जाएगा लाइट, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे बेंड होगा, फिर यहाँ आएगा तो थोड़ा सा यहाँ से बेंड होगा, फिर यहाँ आएगा तो थोड़ा सा यहाँ से बेंड होगा। हर एक पॉइंट पर कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है बाबू? रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, इस बात को समझना है। रिफ्रैक्शन जो है एक बार यहाँ हुआ, फिर एक बार यहाँ हुआ, फिर एक बार यहाँ हुआ, फिर एक बार यहाँ हुआ, 4 बार रिफ्रैक्शन हुआ है ना। बहुत बार रिफ्रैक्शन के कारण ये रेज ऑफ लाइट को जो एक्चुअली जिस रे को ऐसे जाना चाहिए था वो हमको अब यहाँ से नीचे की ओर बेंड हो गई। अब हम यहाँ से देख रहे हैं ना तो हमें यह रे ऑफ लाइट कहाँ से आता हुआ फील हो रहा है बाबू? यहाँ से, मतलब जो सन एक्चुअली अभी हॉरिजॉन्टल के नीचे है उसका एक इमेज हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब सन अभी हॉरिजॉन्टल के ऊपर गया नहीं है फिर भी हमें दिखाई दे रहा है, मतलब सनराइज हुआ नहीं है फिर भी हमें सनराइज फील हो रहा है। इसी बात को कहते हैं एडवांस सनराइज। बिल्कुल यही बात आप अपोजिट साइड में मान सकते हो कि हॉरिजॉन्टल के नीचे चला गया सन, मतलब सनसेट हो गया है, फिर भी बिल्कुल इसी तरीके से उसका इमेज यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब अभी सन आपको दिखाई दे रहा है। तो सनराइज होने के कुछ समय पहले से सनसेट होने के कुछ समय बाद तक आपको सन दिखाई देने रहता है, मतलब जो दिन का एक्चुअल टाइम होता है उस एक्चुअल टाइम से थोड़ा सा बड़ा टाइम हमें फील होता है। और यह थोड़ा सा बड़ा टाइम कितने का डिफरेंस होता है बाबू? लगभग 4 मिनट का डिफरेंस होता है। अब बताइए हैंड रेज कीजिए अगर प्रॉब्लम है तो बाबू। मैसेजेस बहुत सारे आए हैं, हैंड रेज का वेट कर रहा हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कीजिए। एक और एग्जांपल अभी हम लोग को समझना है, मैसेज नहीं बाबू, हैंड रेज कीजिए। चलिए वेरी गुड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला एग्जांपल आपके सामने है बाबू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पहले टिमटिमाना का मतलब बाबू, तो टिमटिमाने का मतलब हुआ कि जब किसी रात के समय हम छत पे चले जाएं और आकाश के तारे को देख रहे हैं, ठीक ना, आकाश के तारे को हम लोग देखते हैं ना, तो किसी एक तारे को कंसंट्रेट कीजिए, वो लगेगा कि देखिए अभी कम लाइट, फिर थोड़ी देर के बाद ज्यादा लाइट, फिर कम लाइट, फिर 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 ज्यादा लाइट। समझा रही बात? तो ये एक बार कम अगली बार ज्यादा, एक बार कम अगली बार ज्यादा, है ना, ज्यादा कम लाइट जो है। और दूसरी बात की ये कभी यहाँ फील हो रहा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एकदम सटे हुए थोड़ा थोड़ा अलग अलग पोजीशंस पे ये फील होता है ना। एक पार्टिकुलर पोजीशन पे उसका इमेज नहीं बनता है, जिसके कारण वो ट्विंकल करता हुआ, उसका इमेज मूव करता हुआ या ब्लिंक करता हुआ हमको फील होता है, ठीक ना। इस बात को भी हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं बाबू। ये है आपके सामने डायग्राम। चलिए इस डायग्राम को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए फिर वही बात, हम यहाँ जमीन पे खड़े हैं बाबू,
हम यहाँ जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, और इस जमीन से ये देखिए हमारे ये इतना पार्ट हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, और ये आकाश का कोई तारा है जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक ना, आकाश का कोई तारा है जो हमें दिखाई दे रहा है। इस बात को डायग्राम से समझना है बाबू थोड़ा सा। ये दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, व्हाइट वाला, ठीक ना, व्हाइट वाला जो है वो स्टार का एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। अब आइए, व्हाइट वाला स्टार का एक्चुअल पोजीशन है। अब देखिए ये व्हाइट वाले से रे ऑफ लाइट चला, जब मीडियम 3 में, यहाँ नीचे से हमने दिखाया मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 अलग अलग लेयर्स है हमारा एयर का। मीडियम 3 में जब स्टार से आने वाला लाइट इंटर किया ना तो इसका रिफ्रैक्शन होगा, है ना, फिर मीडियम 2 से, फिर मीडियम 1 से, अब फिर मीडियम 1 से बाहर निकल के यहाँ आ रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। मतलब इसका 4 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, और हर बार के रिफ्रैक्टेड रेज के कारण 1 2 3 4 अलग अलग पोजीशंस पे, मतलब ये स्टार जो हमें एक जगह दिखाई देना चाहिए था, ये स्टार जो हमें यहाँ पे दिखाई देना चाहिए था बाबू, यहाँ पे दिखाई देना चाहिए था, ये हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ये पोजीशंस को मूव करते हुए दिखाई दे रहा है ना। इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं ब्लिंक करना, है ना, इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं ब्लिंक करना, ट्विंकल करना। तो इसके पीछे भी एक कारण क्या है बाबू, हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए आपके हैंड रेज का मैं वेट करता हूं बाबू। अगर ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कीजिए, प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखिए बाबू मैसेज में। चलिए वेरी गुड। तो आज सबसे अच्छी बात रही कि एक बार भी नेटवर्क का डिस्टरबेंस नहीं आया, है ना। हम लोगों ने आज क्लास का समय बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट किया, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कल बाबू, कल के क्लास में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बाबू, जिसका नाम होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बड़ा ही मजेदार टॉपिक होगा बाबू कल का टॉपिक। आज का वीडियो थोड़ी देर में आपके YouTube चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा मेरे, आप देख सकते हैं, जिनका क्लास छूटा हुआ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से लेकिन पढ़ते रहिए।